ठीक है ना। जियोलाइट कैन बी रीयूज्ड। कुछ somebody there. ठीक है, अब 4 देखो, रीजनरेट हो गया है, रीजनरेटेड जियोलाइट लिख लो, रीजनरेटेड जियोलाइट, और जियोलाइट कैन बी रीयूज्ड, इस जियोलाइट को वापस यूज कर सकते। तो एक बात ध्यान रखना, ये जो जियोलाइट परम्यूटेड मेथड है, इसको अपन आयन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, है ना, जियोलाइट परम्यूटेड मेथड या आयन एक्सचेंज मेथड। ये जियोलाइट क्या था, इनऑर्गेनिक चीज थी, पक्का, क्योंकि सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट इनऑर्गेनिक चीज है कि। तो नेक्स्ट जो हम सिंथेटिक रेजन मेथड पढ़ने वाले हैं, इसमें वो ऑर्गेनिक चीज होगी। सिंथेटिक रेजन मेथड, ये एक ऑर्गेनिक चीज होगी, ठीक है ना। और ये कहलाएंगे ऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर। इज यूज्ड, ऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर आप यूज करोगे, जैसे RSO3H, ठीक है ना। तो H हट जाएगा, ठीक है ना। इसको देखो ऐसे करेंगे, जैसे इसको Na से ट्रीटमेंट करा देंगे, NaCl से, तो RSO3 Na बन जाएगा, ये आपका बन गया। तो ऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर इज यूज्ड। ऑर्गेनिक कैटायन एक्सचेंजर में या तो SO3H ग्रुप होगा या ये वाला ग्रुप होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। आगे बात समझ में। अब इसका क्या करोगे, ये जो कैटायन एक्सचेंजर बना है, ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा और इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। या RS, ठीक है। तो ये अलग हो जाएगा, कैन बी सेपरेटेड। तो हार्ड वाटर आपके सॉफ्ट वाटर हो गया। ये कहां से आता है, फ्रॉम हार्ड वाटर। अब इसको वापस रीजनरेट भी कर सकते हो, कैसे रीजनरेट करोगे, इसको NaCl से ट्रीटमेंट कराता हूं, तो जो आपका कैटायन एक्सचेंजर है वापस रीजनरेट हो गया,
generated ठीक है ना। तो ऐसे ऑब्वियस ये अच्छा मेथड है दोनों ही, जियोलाइट परमिटेड मेथड और सिंथेटिक रेजिन मेथड, क्योंकि ऊपर जो ये जियोलाइट परमिटेड है ये तो इनऑर्गेनिक है इसमें तो, जबकि ये ऑर्गेनिक है। दूसरी चीज है दोनों में ही जो है एक्सचेंज दोनों ही रीजनरेट किए जा सकते हैं, वेस्टेज कुछ भी नहीं होती इसमें। तो फंक्शन ग्रुप का ध्यान रखना, सल्फोनिक एसिड ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, जबकि उसमें क्या है, हाइड्रेटेड सिलिकेट है, एल्यूमिनियम सिलिकेट है, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट है। ठीक है, जियोलाइट में ना सर, हाँ हाइड्रेटेड सोडियम। एक डिस्टिल वाटर सुना है आपने? डिस्टिल वाटर क्या होता है? हाँ सर, क्या होता है? सर बिल्कुल प्योर वाटर। प्योर वाटर नहीं होता, डी मिनरलाइज्ड वाटर, मतलब बिल्कुल भी मिनरल नहीं होते उसमें, चाहे वो फायदे के हो नुकसान हो, कोई भी मिनरल नहीं होता उसमें, कोई भी आयन नहीं होगा, कोई भी आयन नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी वाटर को आपको डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? पहले तो उसको कैटायन एक्सचेंजर से पास कर दोगे, फिर तो कैटायन एक्सचेंजर से अगर आप पास करोगे तो सारे कैटायन उसके अंदर चले जाएंगे, ये, और फिर आप उसको एनायन एक्सचेंजर से पास कर लोगे तो सारे एनायन क्या हो जाएंगे? सारे एनायन भी कहाँ चले जाएंगे? उसके अंदर चले जाएंगे, ठीक है ना। यस सर। और आपका जो वाटर है वो डिस्टिल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये RNS2 बस, ये एनाइन एक्सचेंजर है, सेकंड इक्वेशन। ये और ऊपर वाले में RM है कैटाइन एक्सचेंजर। हाँ ये ना RH, ये कैटायन एक्सचेंजर है, ये आपके एनायन एक्सचेंजर है, ये आपके कैटायन एक्सचेंजर है। अब ये क्या करेगा कैटायन एक्सचेंजर? ये तो कैटायन एक्सचेंजर है, ये एनायन एक्सचेंजर। सुनो एक मिनट सुनो, अब ये एनायन है, कर लेगा एक्सचेंज, देख ये आपका कैटायन एक्सचेंजर है, ये वाला, और ये एनायन एक्सचेंजर, ये बनाया आपने पहले एनायन एक्सचेंजर, इसको ये OH कर लो, RNS3 प्लस और OH माइनस, ये पूरा आपका एनायन एक्सचेंजर। ये रहा आपको एनायन जो एक्सचेंज कराना है, एनायन तो अंदर चल जाएगा और OH माइनस रिलीज हो जाएगा। अब आप कहोगे सर पीएच, देखो यहाँ H प्लस भी बन रहा है, OH भी बन रहा है, तो पीएच कुछ खास चेंज होगा नहीं, है ना।
क्योंकि H प्लस दे रहा है, ये OH माइनस दे रहा है, तो फिर pH भी चेंज नहीं होगा। तो लिख लो OH रिलीज्ड न्यूट्रलाइजेज H प्लस। तो सर इससे वो उसके जो मिनरल्स है वो इसमें से चले गए। हाँ चलेगा ना, ये जैसे मिनरल्स थे, कैटायन था, ये तो किस में चला गया, कैटायन एक्सचेंजर के अंदर चला गया, H प्लस फ्री हो गया। पानी में तो H प्लस आया केवल, जो कैटायन था वो तो अंदर चला गया। सिमिलरली एनायन भी क्या हो गया, जो पानी के अंदर था वो इसके अंदर चला गया, और ये OH फ्री हो गया। H प्लस और OH ने मिलकर क्या बना लिया, वाटर बना लिया, तो pH भी चेंज नहीं हुआ, और वो जो थे वो भी अंदर चले गए। इस तरीके से डिस्टिल वाटर बनाया जाता है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर। एक मिनरल वाटर होता है। मिनरल वाटर क्या होता है? जिसमें काम के मिनरल्स प्रेजेंट है। हाँ, पहले क्या होता था कि जो स्टार्ट में जो मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था, वो ऐसे स्टार्ट हुआ था कि वो पानी जो बनाया जाता था वो बहुत आइस जो होता है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां पैकिंग की जाती थी बॉटल्स, तो वहां बिल्कुल बिल्कुल अच्छा पानी आता था, क्योंकि उसमें कोई बैक्टीरिया वायरस ये सब होंगे नहीं, और काम के मिनरल्स होते थे। फिर मिनरल वाटर क्या होने लगे, इंडस्ट्रीज में बनने लग गए। तो मिनरल वाटर अलग है और डी मिनरल वाटर अलग है। डी मिनरल वाटर में तो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, बिल्कुल भी आयंस नहीं होंगे, वो क्या होगा, डिस्टिल वाटर ही होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है। अब आगे देखो, जो पानी की हार्डनेस है वो पीपीएम में मेजर करोगे। देखो, हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन पीपीएम। हार्डनेस ऑफ वाटर इज मेजर्ड इन पीपीएम। लिखो 100 to 150 ppm is tolerable. 100 to 150 ppm is tolerable for daily needs like cooking, bathing. 100 to 150 ppm is tolerable for daily needs like cooking, bathing, etc. EDTA. EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid. EDTA, ethylene diamine tetraacetic acid, is used for estimation of hardness of water. Is used for estimation of hardness of water. ठीक है, हाँ।
ठीक है, तो ये हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर का पूरा कॉन्सेप्ट हो गया। अब इसमें आपको जो लिखना है, स्ट्रक्चर वाइज तो पता ही है ना आपको। स्ट्रक्चर ऑफ आइस। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा था ना। हाँ सर। नो प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फर्स्ट एक्शन टुवर्ड्स लिटमस। तो न्यूट्रल है टुवर्ड्स लिटमस। क्या है वाटर? न्यूट्रल है। ठीक है, नेक्स्ट है डिकम्पोजिशन। वाटर इजिली डिकम्पोज होता है क्या? H+ और OH- में। वो तो आयनाइज होना बोलते हैं, डिकम्पोज। ये डिकम्पोज होना है हाई टेम्परेचर पर। वाटर is वाटर 1500 केल्विन पे भी डिकम्पोजिशन नहीं होता है उसका, सिर्फ केवल 0.02% होता है। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है होगा तो चलिए बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जाके होगा, इतने ज्यादा स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है। हाँ सर। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। प्योर वाटर की बात हो रही है, क्योंकि वाटर में दूसरे आयंस होते हैं, उनके कारण कंडक्टिविटी होती है। क्योंकि वाटर तो बहुत कम डिसोशिएट हो रहा है, ये वाटर है आपका, बहुत कम डिसोशिएट होता है। वाटर डिसोशिएट वेरी लेस। KW तो आपको पता ही है 10⁻⁻14 है, जो कि बहुत कम है। 25 डिग्री पे H+ आयन कंसंट्रेशन कितनी होती है? 10⁻⁻7। At 25 degree। वाटर क्या होता है? एम्फोटेरिक होता है।
एसिड किधर रिएक्ट कर सकता है, बेस किधर रिएक्ट कर सकता है, जैसे वाटर प्लस अमोनिया, वाटर प्लस एसिड। रिएक्शन कंप्लीट करो तुम। फिर एक तो NH4OH होगा। और सेकंड में क्या बनेगा? सेकंड में आप बताओ, हाइड्रोनियम आयन प्लस Cl माइनस। नहीं, एक साथ नहीं बनेगा, मतलब जैसे ऊपर NH4OH। हाँ वो तो आयन है, आपस में जुड़े रहेंगे ना। तो ये कंपाउंड है, मतलब H3 और Cl। हाँ H3O प्लस और Cl माइनस, जितने भी H प्लस है वो H3O प्लस के रूप में ही रहेंगे ना। नहीं आयनाइज सर, कैटायन आयन अलग ही रहता है वो तो बेटा, अट्रैक्शन नहीं होगा सर, तो भी जैसे पास हो अपन एक जाएगा। सॉल्ट बोल देते हैं ना, NH4OH एक सॉल्ट है। हाँ इसमें मैंने प्लस का साइन लगा रखा है ना, अभी ज्वाइन भी हो जाएगा तो डिसोसिएट भी हो जाएगा वापस से, क्योंकि जो सॉल्ट भी तो डिसोसिएट होता है। NH4OH तो एक बेस है ना, तो अगर वीक बेस है तो थोड़ा डिसोसिएट हो जाएगा, अदरवाइज यूं ही पड़ा रहेगा अट्रैक्शन के हिसाब से। ये भी ठीक है सर। ये भी इसी तरीके से होगा, अट्रैक्शन बना लेगा और डिसोसिएट भी हो जाएगा, ठीक है ना। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। डायप्लोमेंट क्या है इसका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 82 है। तो ये आयनिक कंपाउंड भी मिल जाते हैं और पोलर कोवलेंट कंपाउंड भी मिल जाते हैं, इसको लिख लो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज 82, so it can dissolve both ionic and covalent compounds. हाँ सर। लिखो आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर आयनिक कंपाउंड डिसॉल्व इन वाटर, ये आयनिक कंपाउंड है, पानी में डिसॉल्व होएगा तो किस तरह की इंटरेक्शन बनेगी, आयन डायपोल इंटरेक्शन। जैसे यहाँ ये पॉजिटिव पार्ट है,
फिर ये Cl माइनस प्लस H2O gives H2O प्लस Cl माइनस। अट्रैक्शन की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ये NaCl को आपने पानी में डाला तो Na प्लस में टूटा, तो Na प्लस में वाटर में इंट्रैक्शन होगा। सिमिलरली Cl और वाटर में इंट्रैक्शन होगा, वो बता रहा हूँ मैं। ये Cl और वाटर में इंट्रैक्शन आगे ना बात समझ। तो किस तरह की इंट्रैक्शन हो गई? आयन डायपोल इंट्रैक्शन है, आयन डायपोल इंट्रैक्शन। तो लिखो इसमें ionic compound dissolve in water due to ion dipole interactions. ड्यू टू Ion dipole interactions. ठीक है ना? While covalent compounds such as glucose, honey, urea, such as glucose, honey, urea, dissolve in water because they form hydrogen bonds with water. ठीक है? हाँ सर। अगला है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। Water can undergo reduction as well as oxidation. ठीक है ना? तो हाँ इक्वेशन लिखो, सोडियम Na प्लस वाटर एरो NaOH प्लस हाइड्रोजन। ठीक है, तो वाटर का क्या होगा देखो, H प्लस जो था वो H2 में कन्वर्ट हो गया, मतलब रिडक्शन हुआ नहीं हुआ, +1 से 0। हाँ सर। अब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर वाली इक्वेशन लिखो, F2 प्लस वाटर एरो HF प्लस O2। ये दोनों इक्वेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें क्या हो गया,
ऑक्सीडेशन हो गया पानी वाटर का। देख लो ऑक्सीजन जो था -2 से 0 में चला गया, -2 से हाँ 0 सर। में चला गया, तो यहाँ क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो पिछले केस में क्या हुआ था, मतलब कहाँ से गया था? रिडक्शन हुआ था पिछले केस में। देखो वाटर का जो H+ है वो H2 में कन्वर्ट हो गया, यानी +1 से 0 में चला गया ना। तो सर ऐसे अपन फर्स्ट रिएक्शन में H को देख रहे हैं और सेकंड में O को देख रहे हैं, सर क्यों? ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे होगा, ऑक्सीजन तो ऑलरेडी -2 में है ना वहाँ। ऑक्सीजन फर्स्ट तो ऑलरेडी इक्वेशन में। -2 में है, -2 से -3 -4 में जा नहीं सकता। रिडक्शन होने वाली चीज हाइड्रोजन की होगी, अच्छा। है ना। और सेकंड केस में हाइड्रोजन का हाँ, सेकंड +1 केस से में ज्यादा नहीं हो H+ सकता। ऑलरेडी +1 में है, तो +2 +3 में जा नहीं सकता। ऑक्सीजन का होगा, ऑक्सीजन जो है -2 से 0 में चला गया। ठीक है सर। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। हाइड्रोलाइटिक। हम्म ठीक है ना। अब वाटर क्या करता है, बहुत से कंपाउंड्स को हाइड्रोलाइज कर लेता है, जिसमें ऑक्साइड भी हैं, हैलाइड्स भी हैं, फॉस्फाइड्स भी हैं, कार्बाइड्स, ये सबको हाइड्रोलाइज कर देता है, उनको ब्रेक कर देता है। ठीक है ना, हाइड्रोलाइटिक रिएक्शंस। तो जैसे कुछ रिएक्शंस अपन देखते हैं, लिखो। PbR3 प्लस वाटर, PbR3 प्लस वाटर, तो बनेगा H3PO3 प्लस HBr, H3PO3 प्लस HBr। तो देखो इसने हैलाइड को ब्रेक कर दिया। मतलब स्ट्रांगली ब्रेक कर सकते हैं स्ट्रांग। हाँ, अब लिखो CaC2 प्लस वाटर, CaC2 प्लस वाटर gives C2H2, इथाइन बन जाएगा, C2H2 प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Just wait from here. आगे देखो, कैल्शियम फॉस्फाइड Ca3P2 एरो CaOH का होल ट्वाइस प्लस PH3। यस सर। एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्लस वाटर, Al3n। एरो एल्यूमिनियम
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया। सर नाइट्राइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइट प्लस वाटर, सर इसका फॉर्मूला क्या है एल्यूमिनियम नाइट्राइट का? ALN। ALN। एरो अगर वाटर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस वाटर लगा प्लस अमोनिया लगा देना। ठीक है ना? हाँ सर। जैसे ये कॉपर सल्फेट, नेक्स्ट पॉइंट इज कॉपर सल्फेट डॉट 5s2 है। तो ये चार तो जो बॉन्डेड है, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है कॉपर से। चार वाटर मॉलिक्यूल तो कोवेलेंट बॉन्ड से बॉन्डेड है, और दो वाटर मॉलिक्यूल है तो क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे सल्फेट के साथ। सॉरी, वन बचा ना, अभी तो एक ही बचा, तो लिख लो 4 water molecules are bonded to copper plus 2 through coordinate bond. 4 water molecules are bonded to copper plus 2 through coordinate bond. ठीक है, लिखना फिफ्थ वाटर मॉलिक्यूल is bonded to sulfate group through hydrogen bond. तो आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना? यस सर। इसको आप हीट करोगे इसको, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ये तो आपके ब्लू कलर का था, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट ये कलरलेस हो जाएगा। इसको हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट बोलोगे, ब्लू कलर का ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है, ये कलरलेस है। ये एक हाइड्रेट है एक तरीके का। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल किस फॉर्म में है? लिगेंड के फॉर्म में भी और हाइड्रोजन बॉन्डेड भी है, तो वाटर मॉलिक्यूल एक लिगेंड का भी काम कर सकता है, ठीक है ना? हाँ सर। दूसरी चीज, ये भी हाइड्रेटेड वाटर है, ये केमिकली कंबाइंड वाटर या हाइड्रेटेड वाटर बोल सकते हो।
तो इसके बारे में क्या लिखना है? इसके BeCl2 के बारे में क्या केमिकली लिखना है? कंबाइंड वाटर है और वो वाटर है केमिकली कंबाइंड वाटर, या वाटर ऑफ हाइड्रेशन बोलते हैं। हाँ सर। ठीक है ना, एक दो रिएक्शन और लिख लो। SiCl4 कि वाटर से अगर रिएक्शन कराओगे सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। यस सर। ठीक है ना, और रिएक्शन लिखो इसको। एल्युमिनियम कार्बाइड की लिख ली थी क्या? नो सर। मैग्नीशियम नाइट्राइड। सर नहीं लिखी एल्यूमिनियम कार्बाइड। तो रुको एक मिनट, एल्युमिनियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड क्या देता है? दोनों मीथेन देता है ना। कैल्शियम कार्बाइड तो वो देता है एल्काइन, दोनों हाइड्रोकार्बन देते हैं। एल्युमिनियम कार्बाइड मीथेन देता है और कैल्शियम कार्बाइड क्या देता था? एल्काइन। देखो हाँ सर। ठीक है ना। तो एल्युमिनियम कार्बाइड आपको मीथेन देता है और कैल्शियम कार्बाइड आपको एल्काइन देता है। कैल्शियम हाइड्राइड की लिख ली थी क्या? कैल्शियम Ca3P2। हाँ सर। ठीक है, अब इसमें बताना वाटर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया है रिड्यूसिंग एजेंट।
फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। ऑक्सीडेशन कर दिया ना उसने। देखो ना कार्बन का ऑक्सीडेशन हो गया। वाटर का रिडक्शन हो गया। हाइड्रोजन का +1 से 0 में चला गया। तो रिडक्शन हो गया ना, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम किया ना इसने। यस। यस सर। ठीक है, क्या बचा है इसमें? वाटर हो गया है पूरा। हाँ सर। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बचा है और D2O बचा है, हैवी वाटर। ठीक है। कॉपी डालो D2O। देखो जो ऑर्डिनरी वाटर होता है ना आपके घर में जो पानी आता है, तो हाँ सर। उसमें से अगर 6000 मॉलिक्यूल H2O के हैं तो 1 मॉलिक्यूल D2O के भी होंगे। 1 out of 6000 molecules of water have D2O, है ना, 6000 में से। ठीक है, ये कैसे बनाओगे? प्रिपेयर्ड बाय prolonged electrolysis of ordinary water। जो ऑर्डिनरी वाटर की बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रोलाइसिस कराओगे तो उसी के अंदर आपको D2O भी मिलेगा। ठीक है ना। हाँ सर। और H2O और D2O इनके बीपी में डिफरेंस है, क्योंकि ये इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा है तो इसका बीपी ज्यादा है। देखो H2O एंड D2O हैव डिफरेंस इन बीपी। क्या सर? H2O and D2O have difference in BP। बॉइलिंग पॉइंट। हाँ, so they are separated by fractional distillation। दे सेपरेटेड बाय क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, फ्रैक्शनल क्रिस्टलेशन। ठीक है ना। तो बताओ कैसे बनाओगे इसको D2O को? प्रोलॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर से, ठीक है ना। और फिर उसमें H2O D2O दोनों मिलेगा, तो जो D2O है उसको आप क्या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से कर लोगे, अलग कर लोगे। इसका यूजेज ऑफ D2O। अच्छा, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है D2O का?
था, मतलब ट्वाइस हो जाएगा। ट्वाइस कैसे? मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? हाइड्रोजन 4 + 4 + 16 20 हो जाएगा ना। ऑर्डिनरी वाटर का तो 18 एज का 20 हो जाएगा। 2 + 2 4 4 + 16 20। हाँ सर। लिखो, it is used as a moderator and coolant in nuclear reactions. यूज्ड एज अ Moderator and coolant in nuclear reactions. देखो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती है ना, वहाँ न्यूट्रॉन बनता है। हाँ सर। न्यूट्रॉन बनता है तो न्यूट्रॉन की स्पीड बहुत तेज होती है, उनकी स्पीड धीरे करनी पड़ती है, अदरवाइज चेन फिर बहुत तेजी से चलेगी। तो वहाँ मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में यूज होती है। कौन? D2O। ये क्या करता है? न्यूट्रॉन्स या दूसरे जो पार्टिकल्स बनते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, हाँ सर। आगे लिखो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ। अच्छा, बात है कि क्या हम ये पी सकते हैं? D2O पी सकते हैं? नहीं, ये पॉइजनस होता है। थोड़ा बहुत एक आध मॉलिक्यूल अपनी बॉडी में चला गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप पानी पीते ही है तो उसमें से 6000 में से एक मॉलिक्यूल ये होता ही है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कंसेंट्रेशन में हमारी बॉडी में पहुंच जाए तो फिर ये पॉइजन का काम करता है। लिखो देखो, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ D2O कैन किल प्लांट्स एंड एनिमल्स। High concentration of D2O can kill plants and animals. ठीक है ना? ठीक है, अब बाकी कल करें। अच्छा, कल कितने बजे रखनी क्लास? सर इवनिंग में होगी ना?